इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कर्वलीनियर मोशन के बारे में। अब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है हमारे पास, एक स्मॉल ब्लॉक रेस्ट ऑन ए टर्न टेबल। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है आपको, घूमने वाली टेबल है, टर्न टेबल है। और इस एक्सिस के अबाउट ये टेबल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। यहाँ पर ये ब्लॉक एट द पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर ब्लॉक को रखा गया है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। टेबल रेस्ट से घूमना शुरू करती है and is rotating in such a way that what the block undergoes a constant tangential acceleration। जो बॉडी है हमारी वो क्या करती है, उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। there are two acceleration which are responsible, one acceleration is responsible for rate of change of speed जो मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, और दूसरा जो एक्सेलरेशन है आपका, वो आपका क्या चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर रिस्पांसिबल फॉर चेंज ऑफ ए स्पीड एंड द नॉर्मल एक्सेलरेशन आर रिस्पांसिबल फॉर चेंज ऑफ ए डायरेक्शन। तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज, जो मैग्नीट्यूड है आपका वेलोसिटी का, वो चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द कर्वलीनियर पाथ। नेक्स्ट इज, क्या पूछ रहा है आपसे, डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द ब्लॉक टू स्टार्ट स्लीपिंग ऑन द टर्न टेबल। आपको ये मालूम करना है कि जो ब्लॉक दे रखा है एट द पॉइंट पी, किस पर्टिकुलर टाइम के बाद ये स्लिप करना शुरू करेगा। एंड द स्पीड v ऑफ द ब्लॉक एट दैट इंस्टेंट। और जब ये स्लिपिंग करना शुरू करेगा उस टाइम टर्न टेबल की जो ब्लॉक की क्या वेलोसिटी होगी, कोई पूछ रहा है। व्हाट द स्पीड ऑफ ए ब्लॉक, ब्लॉक की स्पीड वेलोसिटी पूछ रहा है। और साथ में आपको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी दी है। ठीक है, वी विल कंसीडर, वो मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, और वो वैल्यू भी आपको गिवन है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ए फ्रिक्शन, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो जो आपको डायग्राम दिया गया है उस पर कल देखते हैं। दिस टेबल इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, ये जो टेबल आपकी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, दिस इज द एक्सिस, ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये टेबल रोटेट कर रही है। यहाँ टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, दैट इज ए ब्लॉक एट द पॉइंट पी। ठीक है, एंड द व्हाट द डिस्टेंस ऑफ दिस ब्लॉक, दैट इज 0.65 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वहां से 0.65 मीटर दिया गया है। तो जब ये टेबल रोटेट करेगी तो इट विल, द ब्लॉक विल बी जर्नेट ए कर्व्ड पाथ। जो कांटेक्ट पॉइंट है ब्लॉक का टेबल के साथ, ठीक है, यदि उसको हम ट्रेस करें तो क्या बनाएगा, वो एक तरह से कर्वलीनियर पाथ बनाएगा। इज द कर्वलीनियर पाथ। तो इस कर्वलीनियर पाथ को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अलग से फ्री बोर्ड डायग्राम बनाना है। तो कर्वलीनियर पाथ को हमने ड्रॉ कर लिया, विच आर जर्नेटेड। ठीक है, अभी ब्लॉक जो है वो टेबल के ऊपर पी पॉइंट पर रखा हुआ है। वो टेबल के ऊपर पी पॉइंट पर अभी फिक्स है, वहां से स्लिप नहीं कर रहा है। यदि ये आपका पार्टिकल पी है, मतलब कर्व पाथ, उस पॉइंट पी के ऊपर आपका ब्लॉक रखा हुआ है और टेंजेंशियल एक्शन दे रखा है आपको। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट in the direction of a motion and it is considered as a positive if you apply it in the direction of a motion। the direction किस की, the direction is clockwise, तो clockwise direction में it is tangent to the path। जो आपका कर्वलीनियर पाथ है उसके ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या एक्ट करता है, टेंजेंशियली एक्ट करता है। और उसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्पीड। सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। And the second acceleration are responsible for the change of direction, an, that is a normal acceleration। this angle is 90 degree, 80 और दूसरा जो acceleration है उनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, नॉर्मल एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ठीक है, इस एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, जब भी कोई बॉडी कर्व्ड पाथ पर मूव करेगी तो एन इज ऑलवेज प्रेजेंट। इसी तरह दिमाग में बैठा लीजिए कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग ऑफ ए डायरेक्शन। वो डायरेक्शन को चेंज करता है और कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ठीक है, डायरेक्शन कौन चेंज करता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन चेंज करता है।
ठीक है। तो इफ इन दोनों का रिजल्टेंट लें तो इन इन बिटवीन कहीं आएगा, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू एक्सेलरेशन। ठीक है, हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ले लेते हैं एटी और एन का, तो ना तो हमें एटी की रिक्वायरमेंट है और ना ही हमें एन की रिक्वायरमेंट है। जस्ट हम किसको रिप्रेजेंट कर दें, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर दें। तो वी विल रिप्रेजेंट ए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑन द मास m। ठीक है, दैट इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन व्हिच आर एक्टिंग एट द पॉइंट p। ठीक है, पर हमें ये पता है if you are interested to apply the dynamic equilibrium, ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, we first know what is the direction of inertia force। inertia force की डायरेक्शन क्या है। और देखो अब ये जो है ये यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये चला गया, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, there is a acceleration लगा हुआ। The inertia force is always act opposite to the direction of the acceleration। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा हुआ है, उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स एक्ट करते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो दैट इज द इनर्शिया फोर्स इज एक्ट जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन से हमने क्या कर दिया, ये अप्लाई कर दिया। दैट इज इनर्शिया फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ दैट इज, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, दैट इज a, एंड व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, दैट इज द m। हमने एज्यूम कर लिया कि मास ऑफ द बॉडी इज m, दैट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, इसलिए हमने एज्यूम कर लिया इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ at an कुछ नहीं लिखना है क्योंकि a हमने क्या लिया, at और an का रिजल्टेंट ले लिया है, दैट इज द फोर्स a, वो a फोर्स है, at और an का दोनों का रिजल्टेंट ले लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज ए ब्लॉक, यहाँ पर कोई ब्लॉक है एंड इस टेंडेंसी और उस पे ऊपर एक सिंगल फोर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो दिस फोर्स विल ट्राई टू पुल द ब्लॉक इन दिस साइड। इसका मतलब तो क्या हुआ, जैसे ठीक है कि ये ब्लॉक इमीडिएटली इधर मूव कर देना चाहिए, लेकिन इमीडिएटली मूव नहीं करता ये, बिकॉज देयर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो प्रेजेंट। प्रॉब्लम के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू दे रखी है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज गिवन। इसका मतलब क्या हुआ, जब ब्लॉक की स्लिपिंग टेंडेंसी इधर होगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करता है, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए स्लिपिंग। जिस डायरेक्शन में बॉडी स्लिप हो रही है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में या स्लिपिंग की टेंडेंसी है, बॉडी की स्लिपिंग की टेंडेंसी जो है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर क्या होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी एक्ट जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्लिपिंग, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड इज इक्वल टू एफ से इसको लिख दिया हमने एफ का मतलब फ्रिक्शनल फोर्सेस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। n is a normal reaction is acting to the perpendicular to the टेबल के ऊपर जो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, ये जो टेबल है तो द योर normal reactions, the weight of this block is acting in the downward and the reactions is acting vertically in upward direction। ठीक है, ये जो डायग्राम बनाया है that is in the plane which is parallel to the table। ये जो आपका डायग्राम है इतना, ये जो टेबल के जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके अंदर है, और नॉर्मल रिएक्शंस जो क्या है वो वर्टिकल प्लेन के अंदर। नॉर्मल रिएक्शन और जो वेट ऑफ बॉडी which are acting vertically downward, it is फाउंड इन द वर्टिकल प्लेन, वो वर्टिकल प्लेन के अंदर। अब यहाँ पर यदि इस बॉडी को, दिस इज ए बॉडी, जो बॉडी का मास m है एट ए पॉइंट p, यदि इस बॉडी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है हमें, तो क्या होना चाहिए, जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं इस बॉडी के ऊपर उनका सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ऐड ऑल द फोर्सेस, सभी फोर्सेस को ऐड कर दीजिए, ऐड ऑल द फोर्सेस। How much the force is? The one force is this inertia force and the second force is that is the frictional forces। ठीक है, तो ऐड करोगे तो F इनर्शिया F I प्लस F इज इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं F I इज इक्वल टू F F। तो F I E तो क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनर्शिया फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है, जो इनर्शिया फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, and nu is equal to what is the value of n,
ठीक है, दैट इज इक्वल टू weight. The weight of the body is acting in the downward direction and the normal reaction acting in the upward directions. So weight is equal to normal reactions. N is equal to mg. m से m चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, acceleration is equal to the coefficient of friction की वैल्यू दे रखी है प्रॉब्लम के अंदर, that is 0.6, करें वो वैल्यू जो 0.6 है, and what is the g, that is 9.81, and the acceleration of this body is 5.886 meter per second. That is the acceleration of this body which are moving on a curved path. यहाँ पर एक important information क्या है कि जब ये body curved path पर move कर रही है तो इसकी जो velocity का magnitude है वो भी change हो रहा है, और इसकी जो directions है वो curved path का direction तो automatically ही लगातार हर point के ऊपर change हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि acceleration is equal to, ठीक है, what is the acceleration? Acceleration is the resultant of these two vectors. इन दो vectors का resultant, तो magnitude निकालने के लिए हम क्या लिख लेंगे, at का square plus an का square under the root. We'll put the value of a and that is equal to 5.886 and that is equal to what is the value of at that is given in the problem. at की जो value है टेंजेंशियल वैल्यू दे रखी है, that is 2 का square plus n का square, तो हमारे पास normal acceleration आ गया 5.53 meter per second square. This normal acceleration is responsible for changing the direction of a body. ठीक है, जो बॉडी हमारी टेबल के ऊपर रखी हुई है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ये एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है। जितना एक्सेलरेशन है उसको एकदम मास से अप्लाई कर दें, दैट इज द फोर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, नॉर्मल से हमें पता ऑलरेडी क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ रोटेशन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an, दैट इज इक्वल टू 5.53, अभी मैंने निकाला पीछे, v स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू दे रखी है, व्हाट इज दिस, r इज 0.65 मीटर, 0.65 and put all the values and we will get the v is equal to 1.89 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जब वेलोसिटी हमारी 1.89 मीटर पर सेकंड अचीव हो जाएगी, एट दिस टाइम द बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड, ठीक है। उस टाइम बॉडी क्या करना शुरू करेगी, स्लाइड करना शुरू करेगी फ्रॉम द टेबल से, दिस वेलोसिटी v, ठीक है। यहाँ पर जब बॉडी की वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर v इज इक्वल टू 0.189 मीटर पर सेकंड, एट दिस टाइम बॉडी स्टार्ट टू मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और ये आउटवर्ड किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, इस डायरेक्शन में स्लिप करेगी, ठीक है ना। तो इधर स्लिप नहीं करेगी, इधर स्लिप तब करती जब 80 की वैल्यू 0 होती, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए, चलिए स्टूडेंट्स में गलती करते हैं, 80 इज इक्वल टू 0 तो क्या होता, यदि 80 की वैल्यू मान लो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से इसको एक कर्वलीनियर पाथ में रोटेट किया जा रहा है, तो 80 की वैल्यू कितनी होती, 0 होती। उस केस में क्या होता, दिस a इज इक्वल टू क्या होता, ये a यहाँ से हटकर कहाँ चला जाता, यहीं आ जाता, टोटल एक्सीलरेशन आपका an इसके बराबर। व्हाट इज द इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स इज जस्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, तो ये इस डायरेक्शन में एक्ट करता, ठीक है। इनर्शिया फोर्स Fi यहाँ होता है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेलरेशन है, दैट इज इक्वल टू an। उस केस में बॉडी की स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होती, स्लिपिंग टेंडेंसी ऑफ द बॉडी एट दिस टाइम इन दिस डायरेक्शन। और मान लीजिए यदि an 0 हो जाए तो, इफ द an इज इक्वल टू 0, an का मतलब क्या है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होती, यदि an की वैल्यू 0 हो जाती तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है कि बॉडी इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, बॉडी क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। बॉडी कैसे मूव करती है, एक बिल्कुल स्ट्रेट जाती, और उस टाइम दिस 80 इज रिस्पांसिबल फॉर ओनली चेंज ऑफ स्पीड, ये किसके लिए रिस्पांसिबल होता, स्पीड चेंज करने के लिए रिस्पांसिबल होता। और जब उस टाइम 80 इधर एक्ट करता तो स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होती बॉडी की, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। उस टाइम सॉरी इनर्शिया फोर्स किधर होता, आपका इनर्शिया फोर्स इस डायरेक्शन में होता, दैट इज द इनर्शिया फोर्स, ठीक है। और बॉडी की स्लिपिंग टेंडेंसी किधर, ठीक है, भी इधर ही होती, ठीक है। दैट इज द योर नॉर्मल एक्शन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आगे क्या पूछ रहा है आपसे, वो आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा इसको स्लिप होने में। तो हमें पता है
कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एक्सलेशन इनटू टाइम। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है आपसे कि कितना टाइम लगेगा इस बॉडी को उस पॉइंट से स्लिप होने के लिए। तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल, नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल, जो एटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लिपिंग, क्योंकि स्पीड वो चेंज कर रहा है लगातार। ठीक है, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन वो स्पीड चेंज नहीं कर रहा, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो जैसे स्पीड बढ़ेगी, एक पर्टिकुलर स्पीड आने के बाद बॉडी स्टार्ट टू मूव इन आउटवर्ड डायरेक्शन। वो आपका मास है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन लेना है हमें, एटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेना है। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, देन इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। बॉडी कहां, आपकी टेबल कहां स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, दैट इज इक्वल टू जीरो, एंड द वैल्यू ऑफ इट इज 2, एंड व्हाट इज द टी, ये हमें फाइंड आउट करना है, and value of v is 1.89, put all the values, and time is equal to 0.94 per second, 0.945 second. That times are required for slipping of the body from the turning table. This problem is very important at exam point of view. ठीक है, तो जितने भी solved problems हैं